हाय एवरीवन। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किया क्या है, सबसे पहले हमने मीनिंग समझा। मीनिंग के बाद देखा कि हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको पिछली क्लास में समझाए। तो जरूरी नहीं है कि पिछली क्लास में जो हमने किए वो स्टेप्स है आपको आ गया हो। आज उसी स्टेप्स के एक क्वेश्चन और करेंगे, बट उसमें एक कंसेप्ट और ऐड करेंगे। एक कंसेप्ट और ऐड करेंगे सर, कौन सा कंसेप्ट ऐड करेंगे? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम का। मतलब आज हम बैलेंस प्रॉब्लम के हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था ना, तो आज जो क्वेश्चन होने वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला चीज कि उसमें क्या होगा, आज के क्वेश्चन में हम इस वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। अनबैलेंस प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि इस वाले मेथड से बैलेंस प्रॉब्लम जब आप करोगे, अगर आपने अनबैलेंस कर लिया तो बैलेंस इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये वाले सारे स्टेप तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करा ही चुका था, है ना। बस मेथड कौन सा था? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था। अब मैं मेथड ये ले रहा हूं, ये सारे स्टेप कराऊंगा, बट अनबैलेंस प्रॉब्लम के कराऊंगा। देखिए एक बार, तो यहां पर आपके पास हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन थे, एक थी बैलेंस प्रॉब्लम, एक थी अनबैलेंस प्रॉब्लम। बैलेंस प्रॉब्लम के मैं आपको क्वेश्चंस करा चुका हूं, इसके एक एक स्टेप्स भी मैंने डिस्कस कर लिया है। बट यहां पर क्या करा था पिछली क्लास में, मैंने इस मेथड से ये स्टेप डिस्कस करे थे। देखिए मेथड ये लगाओ, ये लगाओ, ये ले लगाओ, नीचे के स्टेप वैसे के वैसे ही है। आप ये वाला मेथड लगाओगे तब भी नीचे के स्टेप वही रहेंगे, आप ऊपर वाला मेथड लगाओगे तब भी नीचे के स्टेप वही रहने वाले हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। मेथड नंबर और स्टेप नंबर 1 वैसा का वैसे ही रहता है, बाकी के मेथड सेम रहते हैं सारे सभी कंडीशन के अंदर, ठीक है जी। आज हम करने जा रहे हैं अनबैलेंस प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमारा जो टोटल डिमांड है वो टोटल सप्लाई के बराबर नहीं होता, तो इसके लिए हमें इसको बैलेंस प्रॉब्लम में पहले कन्वर्ट करना होता है। और इस बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हमें जीरो एलिमेंट के साथ एक डमी कॉलम बनाना होता है या डमी रो बनानी होती है। आइए दोस्तों, और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या रहेगा? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, लॉन्ग क्वेश्चन, अनबैलेंस प्रॉब्लम, ये तीन टॉपिक मिलाकर एक क्वेश्चन करेंगे हम। ये प्रोसेस आपने देखा था ना, ये वाला प्रोसेस देखा था, एक बार देख लो जल्दी से। सबसे पहले क्या करते हैं हम? नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम देखते हैं, फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेटेड m प्लस n माइनस 1 के बराबर है, यानी अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे ये इक्वल है, नॉन डीजनरेसी वाला है। और अगर ये नॉट इक्वल है, अगर ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज डीजनरेटेड। तो हमें सोल्यूशन को डीजनरेट करना होता है, दोबारा ठीक करना होता है, जिससे वो इक्वल आ जाए। इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप हमारा था ऑप्टिमलिटी टेस्ट, जिसके अंदर हम UI U2 वाला लेट करते हैं, एक लेट करते हैं और बाकी सब की हेल्प से निकालते हैं। फिर डेल्टा IJ कैलकुलेट करते हैं, अगर डेल्टा IJ की वैल्यू सभी पॉजिटिव आ जाती है तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और अगर डेल्टा IJ की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती, नेगेटिव आती है, तो उनको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? उसको दोबारा ऑप्टिमल करना होता है। फिर से हम क्या करते हैं? ऑप्टिमल करते हैं और एक एरो वाला सिस्टम बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये अप्रोक्स ये जो एलोकेशन होता है उसको शिफ्ट करते हैं, जिससे डेल्टा IJ जो मेरा हो जाए वो पॉजिटिव निकल आए। तो फिर हमने यहाँ पर फिर से इसको क्या करा? ऑप्टिमल बनाने के लिए हमने क्या करा? इंप्रूव मैट्रिक्स बनाई, जिसके अंदर हम इस एलोकेशन को शिफ्ट करते हैं इस मेथड से, प्लस माइनस वाले मेथड से। फिर UI VI करके लेट करते हैं, एंड UI VI की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा IJ की वैल्यू निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि पॉजिटिव आई या नहीं आई। अगर फिर से नेगेटिव आती है, फिर से इंप्रूव मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर से इंप्रूव मैट्रिक्स बनाते हैं, और इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है। जब तक डेल्टा IJ की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ जाती तब तक इंप्रूव मैट्रिक्स बनाना है, और पॉजिटिव एक बार आ गई तो आ गई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीजनरेसी, नॉन डीजनरेसी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या आ रहे थे? इक्वल आ रहे थे। अच्छा एक चीज और करते हैं, चलो उसको देखेंगे। आज जो मेन पर्पस है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन लेकर आए हैं हम स्टडी मटेरियल का, क्वेश्चन नंबर 18, और ये 18 क्वेश्चन किस पे बिलोंग करता है? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, लॉन्ग क्वेश्चन, एंड साथ में अनबैलेंस प्रॉब्लम, ये इस पे बेस्ड है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, टाइम लगेगा, लंबा क्वेश्चन है, समय लग जाएगा इसमें। देखिए क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट कंसिस्टेंस कंपनी रिक्वायर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, उनके पास दे रखी है 300, 260, 180 टन ऑफ अ स्टोन चिप फॉर इट 3 कंस्ट्रक्शन C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, एक ना चिप बनानी है, स्टोन चिप है, उसका कंस्ट्रक्शन है, उसकी क्या आपका वो डिमांड दे रखी है, इतनी डिमांड है, 300, 210, 60 और 180 टन की डिमांड है। और 3 कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या कहते हैं कंपनी है, जिसके अंदर C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। स्टोन चिप आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी एंड 3 मिनरल फील्ड टेकन बाय द शॉर्ट लीज बाय द कंपनी,
ऑल द अवेलेबल होल्डर्स। देखिए हमें क्या लिखा है इसके अंदर उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तीन चीजें देखनी है, हमें डाटा ढूंढना है यहाँ से। इसमें क्या लिखा है इसका मतलब क्या है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको डाटा निकालो बस। डाटा ये दे रखा है 300, 260, 180 और ये C1, C3, C2, C3 है। इस तरीके से आपके पास यह कह रहा था फील्ड, जो फील्ड है वो M1, M2, M3 है, उसका डाटा आपको दे रखा है 250, 320 और 280 टन ऑफ स्टोन चिप। तो यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ मिनरल फील्ड टू कंस्ट्रक्शन साइट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। मिनरल फील्ड से कंस्ट्रक्शन साइट में भेजना है तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए ये हमें निकाल के दिखाओ। तो मिनरल फील्ड हमारे पास 3 है, कंस्ट्रक्शन साइट हमारे पास 3 है, 3 मिनरल फील्ड 3 कंस्ट्रक्शन साइट है, ये आपको डाटा दे रखा है। C1, C2, C3 3 और M1, M2, M3 3 दे रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन करो ऑप्टिमल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब है सबसे कम, लीस्ट, ऑप्टिमल मतलब बेस्ट, सबसे लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लान बताओ फॉर द कंपनी, द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। इसके बाद व्हाट आर द क्वांटिटी टू बी सोल्ड फ्रॉम M1, M2, M3। अब कितनी क्वांटिटी हमें सोल्ड करनी है M1, M2, M3 से वो भी हमें निकालना है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, पहले हम इस डाटा को प्रेजेंट करते हैं कहां पर, ये जो दे रखा है मुझे वो डालता हूं, और वो जो ऊपर डिमांड और सप्लाई दे रखा था वो भी डाल देते हैं, ठीक है जी। चलिए तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 है मॉड्यूल का। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है सर, वोगल अप्रोक्सीमेशन, लॉन्ग क्वेश्चन और अनबैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बेसिक चीज को स्ट्रांग बना देगा, जो आपको बेसिक को स्ट्रांग कर देगा। एक मिनट दीजिए, चलिए ये मैंने बना दिया है। देखिए करना क्या है, साले तो क्वेश्चन को पूरा एज इट इज उतार दो जैसे दे रखा है आपके पास। 8, 7, 6, 5, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9 और 7, 5, 5, 7, 5 एंड 5, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद देखिए क्या है, एक मिनरल फील्ड है और एक कंस्ट्रक्शन साइट है। मिनरल फील्ड से सप्लाई होता है कंस्ट्रक्शन साइट में, और कंस्ट्रक्शन साइट जो डिमांड करता है वो उनको चाहिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली, तो कंस्ट्रक्शन साइट की डिमांड है ये, इनकी डिमांड ये है, और मिनरल फील्ड जहां से सप्लाई कर सकता है ये। तो मिनरल फील्ड का जो सप्लाई है वो क्या है, यहाँ जाएगा, और जो डिमांड है कंस्ट्रक्शन साइट की वो यहाँ आ जाएगी। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट की डिमांड ये रही, C1, C2, C3 की डिमांड ये रही, और मिनरल फील्ड की सप्लाई ये है। तो मिनरल फील्ड की सप्लाई उसके सामने आती है, कंस्ट्रक्शन साइट की डिमांड उसके सामने आएगी, ठीक है सर। इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ये जो मिनरल फील्ड इस कंस्ट्रक्शन साइट वाला है वो उस साइड लिख देते हैं, जबकि नीचे आना चाहिए 300, 260 और 180, 300, 260, 180। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 250, 320, 280, 250, 320, 280। रिवीजन का बेनिफिट तभी हो पाएगा आपको जब साथ साथ आप क्वेश्चन इसके और भी करो। यही क्वेश्चन पे आप लिमिटेड रह जाओगे फिर रिवीजन करने का फायदा नहीं। मैं तो वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। चलो तो ये हमें दे रखा है, और सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल डिमांड और सप्लाई कितनी है। पहले चेक करेंगे कि हमारे पास डिमांड और सप्लाई है कितनी, बैलेंस प्रॉब्लम है या अनबैलेंस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। देखिए 250, 320 और 260 क्या आ जाएगा सर, 830। इधर तो 830 है ऊपर वाला, 300, 260 और 180, यह है 740। तो टोटल डिमांड
नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर नहीं है। टोटल डिमांड है सर आपके पास 740 की, जबकि सप्लाई जो आपको दे रखा है वो 830 है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है हम क्या करते हैं, हम एक डमी रो या कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो डिमांड जो होती है, जिसे ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस अमाउंट से हम एक डमी रो और कॉलम नीड करते हैं। सबसे पहले बताओ हमें किस चीज की जरूरत है, हमें यहां पर एड ऑन करने की जरूरत है या इस वाले पे ऐड करनी। देखो इस वाले पे जोड़ूंगा तो 830 से और ज्यादा हो जाएगा, और इस वाले पे जोड़ूंगा तो 740 से और ज्यादा। तो हमें चाहिए कहां पर, हमें डिमांड ज्यादा करनी है। क्या करनी है, डिमांड ज्यादा करनी है, तभी तो 830 तक पहुंचेगी। क्योंकि जो टोटल डिमांड है वो 740 है और टोटल सप्लाई 830 है। ये बराबर कब होगा, जब डिमांड भी 830 पहुंच जाएगी। 830 हटा दो 740 में 90 की और डिमांड चाहिए। तो इतने से आप डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करके इसको क्या करेंगे, इसको आप डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करके इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। द क्वेश्चन इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बैलेंस प्रॉब्लम। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है बैलेंस प्रॉब्लम। बस एक बार जब आप कन्वर्ट कर दोगे बैलेंस प्रॉब्लम का, बाकी सारा का सारा वैसे का वैसे ही है जैसा आपको सिखाया गया था। बस एक बार कन्वर्ट करने की देर है, बाकी सब ऐसे का ऐसे ही है। एक मिनट दीजिए बस। चलिए ये ना मैंने बना दिया, इसमें थोड़ा समय लगता है, ये कॉपी नहीं है ना, इसलिए मैं इसको बना दिया पूरा। ठीक है, एक बार और एक बार चेक करना है, यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो गई है शायद। 250, एक मिनट ना मैं क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 300, 260, 180, 300, 260, 180 ये ठीक है। इसके बाद 250, 320 और 280 था ये। 280 यहाँ पर 260 कर दिया, यहाँ गड़बड़ हो गई, इसको ठीक कर। कोई नहीं कोई नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। 280 क्या जाएगा 850 एंड यहाँ पर आ जाएगा 850। ये अनबैलेंस ही हुआ, बट जो अब डिफरेंस चाहिए होगा ना बैलेंस करने के लिए, वो 110 चाहिए। देखो ना 850 में 740 जाएंगे तो 110 चाहिए। मुझे बताओ सर कहां पर चाहिए। सर ध्यान सुनना, सबसे पहले ये देखना होता है कि डमी कॉलम बनाना है या डमी रो बनानी है। अगर मैं ये वाला पार्ट 2 3 और एक और नीचे बना दूं कॉलम, तो यहां पर इन तीनों को जोड़कर और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, हमें चाहिएगा भाई इन चारों में 110 और चाहिए। मतलब अगर ये 180 ये सिर्फ जोड़ने के बाद 740 आ रहा है, अगर मैं इसमें 110 और जोड़ दूंगा तब ये 850 आएगा ना। तो मतलब मुझे कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, एक डमी कॉलम चाहिए 110 का। तो यहां पर बस इतना सा करना है कि हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, जिसके अंदर देखो डिमांड कितनी है, 300, 260, 180, 300, 260, 180। अब यहां पर सप्लाई कितनी थी, सप्लाई यहां पर थी 250, 320, 280, 300, 320, 280 ये सप्लाई थी। ठीक है सर, ये डिमांड हो गई, ये सप्लाई होगी। अगर आप देखो तो इसमें इसका टोटल आ रहा है 850 और इसका टोटल कितना था 740। तो अब यहाँ पर हम डमी कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया और इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बस इतना सा करना है और आपका ये अब कितना आ गया, ये बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। अनबैलेंस प्रॉब्लम में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, 850 दोनों आ गया। तो सबसे पहले ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस करते हैं, डमी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, किस साइड डमी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए हमें, कॉलम में या रो में, जहां कमी पड़ रही है वहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब इसके बाद सारा प्रोसेस वही है, सारा प्रोसेस वही है जो आप समझते थे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा
चलिए अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से जरा स्टेप नंबर 1 करते हैं। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या करना होता है, हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं, इस तरीके से लाइन खींचते हैं। और पेपर में दोस्तों यही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में अगर ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन से प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया ना, तो वो अगर बड़ा क्वेश्चन देना चाहे तो एक तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड रट जाओ, ठीक है। पेपर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही आने वाला है। अब या तो बैलेंस आ जाएगा या अनबैलेंस आ जाएगा, इन दोनों में से ही आता है। तो अनबैलेंस कराना, बैलेंस मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए वोगल अप्रोक्सीमेशन से बैलेंस एक बार कर लेना, ठीक है ना। चलो सर, करना कैसा होता है, सबसे पहले देखना होता है इन दोनों में जो सबसे लोवेस्ट होते हैं उनका डिफरेंस देखना होता है। तो सबसे लोवेस्ट है ये, 6 में से 0 गए, 6 बचा। इस सब में लोवेस्ट का है सर, लोवेस्ट सब में से लोवेस्ट है 4 और 0। देखो ये 4 और 0 सबसे लोवेस्ट है, दो लोवेस्ट टर्म ढूंढनी होती है, ये आ गया 4। इसमें सबसे लोवेस्ट क्या है, 5 और 0, ठीक है ना। 5 में 0 जाएंगे, 5 बचेगा। इसमें सबसे छोटा क्या है, दो छोटे नंबर क्या है, 5 और 7, डिफरेंस आया 2। सबसे दो छोटे नंबर, डिफरेंस आया 1। इधर दो छोटे नंबर क्या है, 6 और 5, डिफरेंस आया 1। और इधर क्या है, इधर तो 0 है छोटे नंबर। इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब वोगल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि देखिए सर, इस लाइन में जो सबसे बड़ा होता है वहां से एलोकेशन चालू करेंगे। ये है 600, क्या सबसे बड़ा है। वोगल अप्रोक्सीमेशन भूले तो नहीं है, मैंने पहले ही आती खिलाया था 6। अब यहां से एलोकेशन देना चालू करेंगे, तो यहां पर हम एलोकेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 250 हमें क्या करना है, एलोकेट करना है। और कैसे करेंगे 250 को एलोकेट, अब एलोकेशन कैसे करते हैं, जहां पर सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है वहां से एलोकेट चालू कर देते हैं। जैसे कि ये रहा, इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 0। तो यहां एलोकेट करेंगे तो यहां पर डल जाएगा 110, और ये कट कर हो जाएगा 140, और यहाँ ये कट जाएगा। अब ये पूरी रो कट गई तो ये कट जाएगा यहां से, दूसरे पेन से काट दे, कौन सा वाला था वो, ठीक है सर, क्योंकि ये रो वाली कैंसिल हो गया। अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे दो छोटे नंबर कौन से, 7 और 6, इसका डिफरेंस आएगा 1। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों सबसे छोटे नंबर क्या है, 5 और 4, इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। इसमें सबसे इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर देखिए इनमें सबसे, ये तो वही है 2, 1, और यहाँ पर 1 और ये 0। इसको तो आप खत्म कर दो, ये तो है ही नहीं, बचा ही नहीं, इसमें तो कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं ना, तो ये रहेगा। अब इस वाली लाइन में सबसे हाईएस्ट क्या है, ये है सर। इस वाली लाइन में सबसे हाईएस्ट ये है 2। तो 2 पे लगाओ सर्कल, एंड 2 पे सर्कल लगाने का जहां लोएस्ट होगा वहां लोकेशन होगी, यहाँ पर होगा लोकेशन। तो 320 में से यहाँ 300 चाहिए, तो 320 में से 300 दे दो, ये कट गया। और यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 20 रह गया। जो कट गया, जो कट गया दोस्तों, जैसे वाली रो कट गई, कॉलम कट गया, तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा लेंगे। अब अगला फिर से, अब अगली फिर से स्टार्ट कर लो सर। इन दोनों का डिफरेंस अभी 1 आता है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, अब 9 में से 5 गए, 4 गए, 5 बचेगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0, ये तो अब नील हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, अब भी 1 ही आएगा। ये हो गया। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कहाँ है, सबसे हाईएस्ट ये रहा सर, 5। एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन करेंगे इन दोनों में से जो छोटा है, देखो ये तो कट गए दोनों, इन दोनों में छोटा क्या है, 20। तो 20 को एलोकेट कर दो। जैसे ही 20 एलोकेट करके बचा, यहाँ बचा 240, और यहाँ कट गया, 0 हो गया। जो 0 हो गया उसको कैंसिल करेंगे, तो ये वाला पोर्शन अब कट गया। अब फिर से स्टार्ट करो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखिए ये क्वेश्चन तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब इसकी रिपीटेशन करोगे, बार बार इसको ट्राई करेंगे। इधर देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये तो गया, इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यह गया, इन दोनों का डिफरेंस अब भी 7 और 5 2 होगा, 5 6 7, और इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। हाईएस्ट क्या है इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे देखो क्या हाईएस्ट है, इस वाली लाइन पे अब हाईएस्ट है हमारा 2। अब यहाँ एलोकेट होगा, इसमें जो मिनिमम होगा वहां से एलोकेट, ये रहा मिनिमम। 7 और 5 में मिनिमम है ये 280 है, 240 चाहिए, 240 दीजिए, ये करो 0, और यहाँ बचा सिर्फ 40। कौन सी रो गई, कॉलम गया, ये वाला कॉलम गया, तो यहाँ से ये कट गया। अब जब एक कॉलम बच जाता है फिर आप अलग से नहीं करना होता, सीधा सीधा एलोकेट कर दो। एक कॉलम बच गया, कैसे एलोकेट करेंगे, 140 बचा, ये 140 यहां से दिया, ये हो गया 0, खत्म। और ये 40 यहां से दिया, ये 0 हो गया। 140 ऊपर और 40 नीचे, हो गया 180, 0 खत्म। इस तरीके से वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने एलोकेशन करा।
ये हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से एलोकेशन है। क्या आपको ये वाला पार्ट समझ में आया? सिंपल था, ये तो हमने पहले भी कर चुके थे, ऐसा हमने कई सारे क्वेश्चन करे हुए। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप हम देखते हैं कि जो नंबर्स ऑफ एलोकेटेड सेल है वो उसके बराबर है या नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से स्टेप दिखा देता हूँ, स्टेप नहीं दिखाऊंगा तो भूल जाते हैं, स्टेप दिखाते हैं एक बार फिर से। इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है, ये वाली चीजें। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो गए। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास 3 थी, कॉलम हमारे पास ये थे। इस तरीके से हमने देखा कि नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल किसके बराबर है, चेक करना है। तो नंबर ऑफ रो पीछे वाले क्वेश्चन में और नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। नंबर ऑफ रो आपके पास कितनी है, ये तो पहले चेक कर लेते हैं। ऐसे तो 1 2 3 4 3 रो है, और नंबर ऑफ कॉलम इसको पहले चेक करना है यार, 4। अब नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल, और नहीं पहले नहीं बाद में होगा। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल m + n - 1। तो नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पर आएगा 3 + 4 - 1, तो 6 = 6। ये बाद में चेक होगा, जब हम एलोकेशन स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद होगा। तो हमारा क्या है, द सोल्यूशन इज डीजनरेट, नॉन डीजनरेसी। सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें इस वाले सोल्यूशन से ही आगे के स्टेप अब कंटिन्यू कर लेने हैं। हमारा सोल्यूशन नॉन डीजनरेसी है, इसको डीजनरेट करने की दोबारा जरूरत नहीं है। जब ये दोनों बराबर ना ही आता है तब हमें डीजनरेट करना होता है। अभी यहाँ ये दोनों बराबर है, तो हम इसका मतलब है कि डीजनरेट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। राइट, अब अगला स्टेप क्या है, कॉपी कर लो इसको। अगला स्टेप हटा रहा हूँ। अगले स्टेप के लिए हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें UIVJ निकालना है। यहां मैं ले लेता हूँ U1, ये मेरा U1 हो गया, ये हो गया U2, और ये हो गया U3। एक को हम लेट करते हैं, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, और ये हो गया V4। सर एक को लेट करना पड़ता है और एक के लेट के हिसाब से हम बाकी सब निकालते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 2 आ गया। यहाँ पर UI, अभी तो टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी कर रहे हैं ना, स्टेप नंबर 2। इसमें क्या होता है, इसमें हम UI और VJ निकालते हैं, जिसके अंदर हम उसके बाद डेल्टा IJ निकालते हैं, और डेल्टा IJ की वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो फिर से हम इंप्रूव करते हैं मैट्रिक्स को, और अगर सारी पॉजिटिव आती है तो वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो ये हमारा अगला स्टेप है UI। एक को हम लेट करेंगे 0, मैंने इसको लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। हालांकि मैं इसी को लेट कर लेता हूं, आप चाहे तो कोई भी लेट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में सेम आता है। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर हमने ये वाला लेट करा है, ये वाला लेट कर लिया, मान लो ये वाला 0 लेट कर लिया, तो हमारे आंसर में डिफरेंस आ रहा है। एंड आंसर हमेशा सेम होगा, बीच में आपने कहीं गलती करी होगी, एंड आंसर गलत आ रहा है तो आपका, ठीक है। अगर आप ये वाला 0 लेट करोगे, ये 0 लेट करोगे, तो आपके जो बीच के सारे आंसर है उनमें चेंजमेंट आ जाएगा। और जो एंड आंसर होगा ना, कि जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, वो बिल्कुल मैच करेगी मेरे और आपके हिसाब से। और अगर आपकी मैच नहीं कर रही, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है बीच में। तो वो लगता है सर अगर मैं कोई और 0 लेट करता हूं तो उससे मेरा आंसर नहीं आता, वो कहीं आपने गलती करी है, तब आपका एंड आंसर मैच नहीं कर रहा होता। आता है हर बार, क्योंकि यही तो प्रोसेस है। वो कहता है कोई भी लेट कर लो 0, इसमें कोई ये तो ना बताया कि हमेशा यही लेट करना है, कोई भी लेट कर लो, प्रोसेस वही है। 0 लेट करा, अब एलोकेटेड सेल देखो, ये 2 एलोकेटेड सेल है। पहले तो इसको काटो, ये नहीं काटा, ठीक है। एलोकेटेड सेल देखो, अब ये एलोकेटेड सेल के लिए होता है। तो यहां पर 0, इसकी एलसीएम, ये दोनों एलोकेटेड है, इनकी एलसीएम ये निकल जाएंगे, तो 6 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 0 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है जी। अब उसकी हेल्प से मैंने ये 2 फिल कर दिया, अब इसकी हेल्प से अगले 2 फिल करो। सर इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से ये फिल हो जाएगा। सर 5 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा, -1 बचेगा। 5 में से 6 जाएंगे, -1 बचेगा, ठीक है। इससे कोई फिल नहीं हो सकता, इससे इतना ही फिल हो गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से ये फिल करो। सर 5
में से माइनस करेंगे -1 तो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 5 है, फिर माइनस करना है क्या, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया। अब इसकी और इसकी हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से वो निकाल लो। तो 4 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा, -2 बचेगा। -2 है और ये रहा 5 माइनस -2 क्या बच जाएगा, 7। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। मतलब जब भी आप कोई लेट करोगे ना जीरो, उनसे आपका 2 वैल्यू निकल जाएगी ये। फिर इससे देखो अगला क्या है, इससे तो ये निकाला था, अब इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से वो निकल जाएगा। अब ये निकला तो इन दोनों की हेल्प से ये निकल जाएगा। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल देखना पड़ता है। एक से हमने अगर आंसर निकाला, मैंने इसकी हेल्प से ये निकाला था ना, अब उसको दोबारा थोड़ा देखूंगा, इसकी हेल्प से ये निकला, अब इस ये एलोकेटेड, इन दोनों की हेल्प से वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं, और इस तरीके से आपके ये एलोकेटेड हो गए। अब जब ये एलोकेटेड हो जाएगा तो आप क्या निकालोगे, डेल्टा आईजे निकालेंगे। डेल्टा आईजे इज इक्वल टू, पहले तो वो निकालते हैं ना, सी आई जे निकालेंगे पहले। सी आई जे हैंड टू हैंड निकाल देंगे वहीं पर। कैसे निकालेंगे, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल लिखते हैं, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। अनऑक्यूपाइड सेल के लिए हमें क्या निकालना होता है, देखिए अनऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालना होता है डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है जी, माइनस यू आई प्लस वी जे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अनऑक्यूपाइड सेल है उसको ध्यान देंगे। अनऑक्यूपाइड सेल कौन से हैं, ये रहा सर, ये अनऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड। इसमें मैं कुछ वो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6, ये अनऑक्यूपाइड सेल है। ठीक है सर, इनका देखेंगे, ये क्या है, ये रो 1 कॉलम 1, क्या है जी, रो 1 और कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। ठीक है जी, फिर क्या बचा सर, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2। पहले इसको लिख लेता हूं पूरा। इधर रो 2 कॉलम 3 9, रो 2 कॉलम 3, फिर रो 3 कॉलम 1, रो 2 है और कॉलम 4 है, रो 2 कॉलम 4। इधर रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1। इधर रो 4 कॉलम 4, रो 4 कॉलम 4। अब ये निकालेंगे, दोस्त। ठीक है जी, देखिए हाँ जी, रो 1 कॉलम 1 में सर ये रहा रो 1 कॉलम 1, ये रहा आपके पास सी आई जे 8 आपके पास आता है सी आई जे। इसका यू आई और वी आई कितना, ये रहा यू आई 0 और वी आई V1, U1 और V1 0 और 7, 0 प्लस 7। समझ में आ रहा है? दोबारा देखो कैसे करना है, भूल जाते हैं, मुझे पता है यार, इसमें हो जाता है, भूल जाता है इंसान। दूसरा देखो, ये है रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 2 दे रखा है, रो 1 कॉलम 2। अब रो 1 कॉलम 2 में जो ये नंबर होता है इसको सी आई जे कहते हैं, या हमने डाल दिया सी आई जे 7। अब देखो रो 1 कॉलम 2, जो ये रो 1 है उसका यू आई है 0 और कॉलम 2 का यू आई है 6। तो ये रहा सर, रो 1 का यू आई है 0 और कॉलम 2 का यू आई है वी आई है 6। इस तरीके से 2 3, ये रहा 2, ये 3, ये रहा 9 9, और यहां पर इधर देख लो, रो में ये है -2 और ये है यहां पर 6, ये है -2 प्लस 6। इधर आ जाते हैं 2 4, ये रहा सर, ये रहा हमारे पास 2 और ये रहा 4, इस वाले पॉइंट पे 0 है, वो -2 है और यहाँ पर 0 है, ये आ गया 0, वो -2 और यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसके बाद इस पर आ जाते हैं, ये 7 है और वहां पर देखो -1 और 7, ये 7 है, यहाँ पर -1 प्लस 7। इधर देखिए, ये आपके पास 0 आ गया, वो -1 है और ये 0 है, ये 0 आ गया, वो -1 है और ये 0 है। अब देखो अगर इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ गई,
अगर यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हमें क्या करना होगा, इंप्रूव करनी होगी मैट्रिक्स को, और अगर नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव रहता है, तो वो हमारे पास इंप्रूव्ड ही है। जो एलोकेशन आपने कराया वो बिल्कुल सही करे हुए। चेक कर लेते हैं, देखो 8 में से 7 गए, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 7 में से 6 गए, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 9, इधर देखो पहले 6 में से 2 माइनस करो, कितना बचता है यहाँ पर, 4, और 9 में से 4 गए, क्या बचेगा, 5। 0 है, ये माइनस है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, बहुत बढ़िया। 7, ये देखो इधर देखो, 7 में से पहले 1 भेज दो, माइनस कर दो, 6 हो गया, और 6 में से 1 जाएगा 1, और इधर क्या हो जाएगा 1। सर सारे पॉजिटिव आ गए, सारे पॉजिटिव आ गए, एक बारी में आंसर आ गया। इसका मतलब है कि जो हमने एलोकेशन करा था वो हमारा बिल्कुल ठीक था, राइट एलोकेशन था। जो हमने एलोकेशन करा था वो बिल्कुल ठीक था। एलोकेशन हमने कहाँ कहाँ करा था, जरा बताओ। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखेंगे टेबल शोइंग मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टेबल शोइंग मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टेबल जो हमें शो करनी है वो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शो करनी है। अभी मैं आपको इसका मतलब ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ जाता है सेल, यहां पर आ जाता है एलोकेशन, इस सेल में कितना एलोकेट करा है, और यहां पर आ जाती है आपके पास कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए करना कैसे है, इधर आ जाइए। हमने क्या करा था, हमने M1 वाले को, M1 वाले ने कहा भेजा था, C3 पे और डमी में भेजा था। तो M1 वाले ने कहा भेजा था, M1 वाले में C3 पे भेजा था, और M1 वाले ने डमी पर भेजा था। ये था 1 2, ठीक है थे। M1 वाले में C3 140 और डमी पर भेजा 140 और 110। ये 140 भेजा था लोकेशन, यहाँ 110 भेजा था, ध्यान सुनते रहना, ठीक है। M2 वाले ने भेजा C1 को, और M2 वाले ने C2 को भेजा। एलोकेशन कहां पर है, M2 ने कहा भेजा, C1 को भेजा, और M2 ने ही C2 को भेजा। देखो M2 ने C1 को भेजा 300 और C2 को भेजा 20, क्या जाएगा 300 और ये आ जाएगा 20। इसका अगला कहता है कि जो M3 है उसने C2 को भेजा और C3 को भेजा है। तो M3 ने C2 को और M3 ने C3 को। M3 ने C2 को 240 और C3 को 40, 240 और 40, ठीक है सर। अब यहां पर आ गया, अब देखिए करना क्या है। M1 को, M1 ने जो C3 को भेजा था, M1 ने जो C3 को भेजा था वो 6 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी 1 यूनिट पर। तो 140 यूनिट पे कितनी आ जाएगी, 6 रुपए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 140 इंटू 6, ये आ जाएगा। अच्छा, डमी में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो 0 होती है। डमी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, 0, मतलब 1 यूनिट को भेजने पे 0 रुपए खर्चा आ रहा है, क्योंकि हम भेज ही नहीं रहे। डमी का मतलब ही यही हुआ कि हम उस वाले वे सप्लाई नहीं कर रहे, उस वाले पे नहीं कर सकते। तो देखिए मतलब क्या था, मतलब ये था डमी का इंट्रोड्यूस का मतलब क्या था, पहले वो समझो। भाई मेरे पास डिमांड है 740 की और मुझे सप्लाई करनी है 850, मैं कर सकता हूं क्या, सप्लाई, सप्लाई मेरे पास है 850 और डिमांड है 740, तो मैं पूरा इसको नहीं कर सकते, है ना, डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कुछ पार्ट हमें नहीं भेजना होगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत सारा है। हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, बट उसको डिमांड उतनी नहीं है। मेरे पे 850 यूनिट सप्लाई करने के प्रोडक्ट है, पर आप कह रहे हो कि मुझे 740 से चाहिए, तो बाकी 110 का क्या करूं, तो रहन देंगे। तो डमी का मतलब होता है कि भाई डमी इंट्रोड्यूस करने का मतलब है ये जो 110 यूनिट है इसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको भेजेंगे ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है, जब भेजेंगे नहीं तो 0 आएगी। तो डमी में जो भी एलोकेशन होता है उसका मतलब ही यही होता है कि हम उसको भेज ही नहीं रहे, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, 0 है, वहां उसको नहीं भेजेंगे। कभी तो बैलेंस करने पे आया, बिना बैलेंस के सॉल्व नहीं होता, इसलिए डमी इंट्रोड्यूस करके हमने बैलेंस करा, बट मतलब यही है कि हमें इसको भेजना ही नहीं है, 110 यूनिट वहीं रहेगी। 110 यूनिट को भेजने में क्या खर्च आएगा, 0, क्योंकि भेज ही नहीं रहे इसलिए 0 आया। समझ में आया कि 0 की लिख रहे हैं। अब बाकी इधर आ जाओ, 300, 300 इंटू 5 20 इंटू 40, 300 इंटू 5 20 इंटू 40, इधर 200 240 इंटू 5 और 40 इंटू 5, दोनों 5 है, 240 इंटू 5 और 40 इंटू 5, कितना आया सर ये,
140 मल्टीप्लाई बाय 6 840, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 1500, 20 इंटू 40 800, 240 इंटू 5 1200 और 40 इंटू 5 200। ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई 840, 1500, 800, 1200 और 200, 4540। दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक मिनट को गलती करी, ये 4 है, 20 इंटू 4 है वो, ठीक है। 840, 1580, 1200 और 200, ये आएगा 3820। ये आपके ये 4 है सर। M2 ने जो भेजा था वो 4 था, M2 ने जो भेजा था वो 4 था। देखो 20 इंटू 4 मैंने 40 करे। ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ये रहेगी, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? पहला क्वेश्चन पूछा था हमसे कि व्हाट इज द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमने कहा भाई ऑप्टिमल हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 3820। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था, कितनी क्वांटिटी M1 M2 M3 ने अपनी अपनी बेची, सोल्ड करी। तो आइए देखते हैं। M1 सोल्ड क्वांटिटी सोल्ड बाय M1 M2 एंड M3, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का और ये हमारा पहला पार्ट था। इधर देखो M1 ने कितनी बेची सर, M1 ने अपनी कितनी क्वांटिटी बेची है, इसको देखिए यहाँ पर। सर M1 ने देखो यहाँ पर 250 क्वांटिटी थी M1 के पास, उसने 140 डमी को दी, तो मतलब बेची कितनी 140, क्योंकि डमी तो बिकी ही नहीं। डमी का मतलब है कि हमने उसको भेजा ही नहीं आगे कंस्ट्रक्शन साइड पे, तो ये बिकी नहीं। तो M1 के बाद 250 यूनिट थी, तो उसने 250 में से 110 डमी में दे दी और बाकी 140 बेच दी। तो M1 ने जो बेची वो 140 बेची। सिमिलरली M2 ने कितनी बेची सर, M2 की अगर देखोगे तो M2 ने पूरी 320 बेची, 20 यहाँ और 300 भेजी कंस्ट्रक्शन साइड 1 को और 20 कंस्ट्रक्शन साइड 2 को, तो 320 पूरी बेच दी उसने। और M3 ने कितनी बेची, M3 ने जितनी थी उतनी बेच दी M3 ने भी। ये देखिए 280 थी, 280 में से 240 को दिए और 40 को दिए, तो पूरे 280 इसने बेचे। इस तरीके से आपको ये भी करके दिखाना है कि इन्होंने ऐसे ऐसे यूनिट बेची है, जिसमें से M1 ने 140 बेची, इसका 110 यूनिट अनयूज्ड रहा। इसका M1 का, M1 के बाद टोटल 250 यूनिट थी, जिसमें से 110 अनयूज्ड रहा। ये भेजी ही नहीं ऐसा कह सकते हैं, भेजी पर कंस्ट्रक्शन साइड वालों ने ली नहीं या उसका यूज नहीं करा, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, अनबैलेंस प्रॉब्लम एंड लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों का एक मिक्सअप मैंने आपको यहां पर करा दिया है, ठीक है जी। चलिए, अब हमारे पास क्या बचता है सर, हमको एक क्वेश्चन, इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या बचते हैं, एक कॉन्सेप्ट तो वो बचता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में भी करा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन, कि अगर हमारे को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दे रखा है तो उसको हम पहले लॉस मैट्रिक्स बनाते हैं एंड फिर प्रोसेस वही रहता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमें जो ये दे रखा होता है इसको हम लॉस में कन्वर्ट करते हैं और बाकी फिर सेम प्रोसेस वही रहता है। और अगर मुझे क्वेश्चन मिलता है डीजनरेसी वाला बुक के अंदर तो मैं वो भी करा दूंगा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा, पर अगर मुझे मिलेगा डीजनरेसी वाला तो मैं करा दूंगा। तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट अभी और बच गए हैं, एक तो डीजनरेसी वाला कि अगर मान लो डीजनरेसी आता है तो हम कैसे मेन सोल्यूशन को डीजनरेट करें, एंड दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन। अभी तो हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे थे ना, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आएगा तो वो क्वेश्चन करेंगे, वो तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन तो दिख रहा है, वो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पर अगर मुझे डीजनरेसी वाला मिल गया तो वो भी करा दूंगा, अदरवाइज ये बहुत ही कम आता है, नॉन डीजनरेसी ही रहता है, ये बराबर ही आ जाते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास या तो हमारी आखिरी होगी क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। कोशिश रहना, देखिए रिवीजन करने का पर्पस तब होता है जब आप यहाँ से पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आपने घर पे जाके फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करी, तब वो कामयाब होता है। आप ये देख रहे हो और प्रैक्टिस नहीं करे, कामयाब होगा ही नहीं, भूल जाओगे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।